गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ेंगे कि अपनी जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, टूट के क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में अपन जानेंगे। और जो अपनी एनर्जी बननी होती है बॉडी में, कोई चीज खाते हैं तो उससे जो एनर्जी बनती है वही चीज अपन इसमें प्लांट्स में देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर ये पार्ट है वैसे चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स और अपना मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये चैप्टर आते हैं। मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन तो अपने एनसीईआरटी से हट चुके हैं। जो मेन चैप्टर 3 है वो है इस यूनिट की, एक तो अपना फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और तीसरा अपना ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो अपन अभी बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अब चालू करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन आती है, एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है सबसे पहले, ये ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसकी जो ब्रेकिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो टूटेंगे। जब वो टूटेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए, तो उसमें जब टूटने पे है ना एक एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी होती है, जैसे कि आप समझ लो, आप नॉर्मल अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो ये सी है, ये बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो करना पड़ेगा, ऐसे हवा में तो टूटेगा नहीं वो, तो कुछ तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी इसमें लगानी पड़ेगी अपने को। और वो टूटने वाली एनर्जी जो तोड़ेगी उससे भी इसमें से एक एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब टूटती है चीज तो उससे एनर्जी भी रिलीज होती है। उसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और जब वो टूटती है तो उससे भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब है ना, जो प्लांट्स की बॉडी होती है या फिर अपनी बॉडी होती है, उसमें क्या होती है, जब वो एनर्जी टूटती है, जब जो मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज होकर क्या करती है, बॉडी में ट्रैप हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। जो करेंसी होती है एनर्जी की, एटीपी। ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल या किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो एटीपी है। एटीपी बनती है जब कोई भी ना कार्बन कार्बन बॉन्ड या कोई से फैट ले लो, प्रोटीन ले लो, टूटता है। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। The breaking of CC bond of a compound by the process of oxidation। किसी भी कंपाउंड का जो CC बॉन्ड है वो टूट रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण विद इन द सेल। विद इन द सेल, सेल के अंदर चल रही है प्रोसेस, सेल कुछ भी सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर चल रही है। विद इन द सेल दैट लीड, इसके कारण लीडिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब वो टूट रहा है बॉन्ड, टूटेगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैंने पहले बोला था कि एनर्जी रिलीज होती है जब कोई बॉन्ड टूटता है, तो लीडिंग टू रिलीज एन एनर्जी एंड ट्रैपिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो अपनी एनर्जी करेंसी उसके फॉर्म में वो अपनी हो रही है ट्रैप। इट इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस
पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अब अपन दूसरी बात करते हैं चीज के। अब क्या होता है कि जो ये एनर्जी है ना, जो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये प्रोसेस है ना स्टेप 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 करके चलता है। मतलब ऐसे नहीं एकदम से टूटा, एनर्जी रिलीज हुई और ट्रैप हो गई, नहीं ऐसे नहीं होता। स्टेप वाइज चलता है, पहले एक स्टेप होगी फिर दूसरी स्टेप, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है ये। यदि एक बारी में बॉन्ड टूट गया, एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई ना वो एटमॉस्फेयर बाहर, मतलब बाहर रिलीज हो जाएगी हीट के फॉर्म में। अपने को उसको हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं करवाना, अपने को उसको एब्सॉर्ब करा के ट्रैप करा के अपनी बॉडी में स्टोर करना है। ठीक है, और काम के लिए तो क्या होती है, मल्टीपल स्टेप होती है। उस मल्टीपल स्टेप होने के कारण क्या होती है, जो एनर्जी होती है ना वो एटमॉस्फेयर में बाहर, सेल के बाहर सराउंडिंग में रिलीज नहीं होती, वो स्टोर होती जाती है धीरे धीरे स्टेप वाइज। तो इसको मैं लिखना चाहता हूँ ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। During cellular respiration and oxidation within cell, oxidation और जो respiration हो रहा है within cell, पूरी प्रोसेस जो है, पूरी प्रोसेस है वो सेल के अंदर ही हो रही है अपनी, within cell, and the energy is not released. इन सिंगल स्टेप, यही मेन चीज है कि सिंगल स्टेप में नहीं होती। इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन के आ सकता है। ये बताओ जो रेस्पिरेशन है मल्टीपल स्टेप है, सिंगल स्टेप है, बोथ है या फिर नन ऑफ दीस है? वही है सिंगल स्टेप। एनर्जी इज नॉट रिलीज इन सिंगल स्टेप, देयरफॉर वो सिंगल स्टेप में क्यों नहीं हो रही है, मैंने बता ही दिया पहले कि सिंगल स्टेप में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सिंगल स्टेप में होने से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, ये बात है। सो देयरफॉर therefore it is the multiple step process guided and conducted under different enzymes। मतलब हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ नया एंजाइम, कोई ना कोई नया एंजाइम आएगा, वो एंजाइम रिएक्शन को चलाएगा और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा और लास्ट में एटीपी अपनी जो बनेगी वो स्टोर हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात का आता है compound that get oxidized। जो कंपाउंड इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होंगे
उन कंपाउंड को अपन जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, उनको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं ना, ये कॉमनली जो होते हैं ना, सबसे कॉमनली होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फैट और प्रोटीन भी होते हैं, पर सबसे कॉमन जो होते हैं ना वो अपने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अपना जो फैट और प्रोटीन होता है वो भी प्रेजेंट होता है एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है। अब तीसरी बात पे आते हैं अपन, जो ये सबस्ट्रेट है ना, इनका भी एक ऑर्डर होता है कि ऐसे नहीं कि कोई पहले आके हो रहा है, कोई पहले होके हो रहा है। इसका हमेशा एक ऑर्डर होता है कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया तो फिर ये होगा, फिर ये खत्म हो गया तो ये होगा। तो उसका ऑर्डर ये होता है। क्या ऑर्डर होगा? सिंपल है। अब जैसे आप समझ लो, आप एकदम से मतलब इंसानों को मैं बताता हूँ, मैं तुमको एक एग्जांपल देखिए। ये ना कोई 2 दिन से किसी ने फास्ट रख रखा है। ठीक है। फास्ट रख रखा है तो बेहोशी की हालत में हो गई से। ठीक है। तो उसको एकदम से अपने को खाना खिलाना है, मतलब एकदम से उसको अपने को एनर्जी देनी है। तो उसके सामने सबसे पहले तुमने क्या रखोगे? तुम क्या खिलाओगे उसको? हाँ, क्या खिलाओगे सबसे पहले? ऐसी चीज खिलाओगे ना जो जल्दी से टूट जाए, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए और बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब करके एनर्जी दे दे अपने को। तो उसके सामने तुमने रखा है एक तो रसगुल्ला, एक तुमने देसी घी रख दिया और एक प्रोटीन का पाउडर रख दिया। ठीक है। क्या क्या लेगा वो? मतलब क्या दोगे सबसे पहले? रसगुल्ला ही दोगे ना, क्योंकि रसगुल्ले में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आराम से टूटेगा, आराम से एब्जॉर्ब होएगा, आराम से एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देगा। फैट क्या है? फैट नाम ही इतना बड़ा है, फैट 3 अक्षर का, पर फिर भी बहुत वो है। तो उसमें फैट में क्या होता है? फैट में ना इतने सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं अपने, बॉन्ड्स होते हैं। उनको बॉन्ड्स को तोड़ने में टाइम लगता है। तोड़ने में टाइम लगेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी लेट होगा। उसका एब्जॉर्प्शन लेट होगा तो एनर्जी उसमें मिलती, तो एनर्जी अच्छी खासी फैट के टूटने से, पर उसका जो एनर्जी का टाइम होता है ना, इतने में तो इंसान ही निमट लेगा जितने में वो एनर्जी देगा अपने को। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले होता है मतलब ब्रेक डाउन। फिर अपने फैट्स आते हैं, फिर प्रोटीन। अब जो इनके एक और इनका रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट पहले क्यों हो रहा है, फैट क्यों हो रहा है, प्रोटीन बाद में क्यों हो रहा है। सबसे इसका होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है उस कंपाउंड, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी ना उतना ज्यादा जल्दी वो टूटेगा। ये अपन आगे बढ़ेंगे एक चीज, रेस्पिरेटरी कोशेंट। इनका लेवल होता है तीनों का। एक का 1 होता है, एक का 0.7, एक का 0.9। तो जिसका 1 होता है उसका मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट और प्रोटीन का 0.7, 0.9 होता है, क्योंकि इसमें एक में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक में ऑक्सीजन कम होती है, उसमें और दूसरे में और कम होती है। तो जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है ना कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीजन जैसे अपना जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, 6 ऑक्सीजन।
जाता है। अब जो अपना वो ले लो, तुम कोई ऐसा फैट ले लो, फैट में ऑक्सीजन जो होगा वो कम होगा हमेशा, तो उसमें बॉन्ड्स होते हैं ना जो बनाने के लिए कार्बन कार्बन ज्यादा वो होता है, तो इसलिए अपने जो फैट होता है ना उसमें कम कम ऑक्सीजन होते हैं। तो जो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में जाता है उसके कारण वो टूटेगा जल्दी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ऑक्सीजन जुड़वाएगा जल्दी से, कंबशन ये सब प्रोसीजर रेस्पिरेशन प्रोसेस जल्दी से होगी। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी इसलिए टूटता है, तो पहले इसलिए कंजप्शन होता है कि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है सबसे। ठीक है, ये तो अपनी जनरल बात होगी। चलो एक चीज और आती है, वो होती है अपनी जो अपना प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, वो एम्फीबॉलिक भी होती है और दूसरी एक्सोजेनिक भी होती है। एम्फीबॉलिक मतलब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, ये कैटाबॉलिक भी है, तोड़ने वाली भी है और जोड़ने वाली भी है। चीजें टूट भी रही हैं और कुछ चीजें टूट के बन भी रही हैं, तो दोनों चीजें हो रही हैं, तो इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। फिर दूसरी बात है रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन एक्सोजेनिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज करने वाली प्रोसेस है, कि बॉन्ड्स टूट रहे हैं यहाँ पे, मतलब बॉन्ड्स टूट रहे हैं मतलब बॉन्ड्स टूटने में एनर्जी रिलीज होगी, तो इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक चीज और कुछ आती है दिमाग में कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या अंतर है। दोनों प्रोसेस है, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, दोनों में हुआ है। अब बताऊं क्या है कंबशन। क्या होता है कंबशन? है मतलब एयर की प्रेजेंस में आपकी कोई चीज जल रही है, ऑक्सीजन है, उसकी प्रेजेंस में किसी चीज में आपने फायर बल्ब वो लगा दिया और वो चीज जल रही है, तो ये अपनी कंबशन है। रेस्पिरेशन क्या है? बॉन्ड टूट रहे हैं, एनर्जी लग रही है, बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूट के एनर्जी रिलीज हो रही है। पर एक चीज है जो कंबशन होती है ना, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। आग लगाई और सहा, एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज, कहीं भी स्टोर नहीं हुई। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, ट्रैप हो रही है और वापस एक दिन के फॉर्म में आ रही है, तो मल्टीपल स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो कंबशन होती है ना, वो अपनी बॉडी, किसी भी बॉडी से बाहर होती है, अपनी बॉडी में कहीं भी अंदर कंबशन नहीं होता। कंबशन हो जाए ना तो अंदर से बॉडी स्वाहा हो जाएगी, स्वाहा, चलते चलते बॉडी स्वाहा होने लग जाएगी, तो कंबशन बॉडी के अंदर होने लगता है। और रेस्पिरेशन अपनी होती है बॉडी के अंदर प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जिससे एनर्जी अपनी बॉडी में बन रही है, तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। कोई भी पूछे कहीं भी आए तो बता देना है। ठीक है, अब अपन अगली बात देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। अब अपन देखेंगे जनरल जो इसकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इससे एटीपी बन रहा है, 3-4 प्रोसेस है जो अपनी ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और अपनी ये क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन के बाद कर्व साइकिल और ईपीएस की, ये इनका चक्कर कैसे चलता है, चक्कर कैसे चलेगा और चक्कर चलने के बाद कैसे एटीपी बनाएगी। तो उसमें सबसे पहले अपनी प्रोसेस आती है ग्लाइकोलाइसिस। इनिशियली मैं तुमको आइडिया देता हूँ कि ये प्रोसेस चलेंगी कैसे, मतलब सिनेरियो क्या है प्रोसेस का, उसका इनिशियली वो देता हूँ तुमको आइडिया। ये अपना हुआ है सेल। ये सेल के अंदर एक चीज है
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है पीएमएस, और ये आदि इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये अंदर जो है बड़ा ग्राउंड, ये है अपना मैट्रिक्स। ये तो अपना जनरल स्ट्रक्चर हो गया। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। अब तीन मेन जो अपनी प्रोसेस कैसे चलती है इसके अंदर बताता हूँ, क्या सिनेरियो रहता है, कैसा चलता है, क्यों चलती है, सिनेरियो क्या रहता है। सबसे पहले एक एवरग्रीन रिएक्शन है, सबको याद है, C6H12O6 + O2 gives CO2 वाटर और एनर्जी। ठीक है, अब कोई प्रोसेस से अपना क्या बन गया, ग्लूकोज आया, कैसे ग्लूकोज पूरी बॉडी में ब्रह्मांड में ग्लूकोज घूम रहा था, वो ग्लूकोज घूमते घूमते सेल के पास आया। बेचारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करा इस सेल ने साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंपाउंड में, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है, इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। अब ये पायरुविक एसिड जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर जाके फिर ये कन्वर्ट होगा एसिटिल कोए। फिर एसिटिल कोए से ये कंपाउंड है ना अलग आगे जाएगा और उसमें जाएगा ये अपने कर्व साइकिल में। यार जो प्रोसेस चली ना पूरी, अब इन प्रोसेसों के कुछ कुछ नाम जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड पे कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में और ये साथ में इसमें बन क्या रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है, दो चीजें बनती है इसमें, एटीपी और एनएडीएच। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एब्सेंस में होती है, इंडिपेंडेंट होती है ऑक्सीजन के। इस प्रोसेस को ना ऑक्सीजन चाहिए है तो बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया, मैं तो चलूंगी रिएक्शन बोलती है। O2 एब्सेंट तो भी चलेगी, O2 प्रेजेंट तो भी चलेगी। ठीक है, ये तो वही ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या चीज है। अब क्या है, पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड अंदर गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहां पे भी एक रिएक्शन होती है जो पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होती है एसिटिक कोएंजाइम में, वो रिएक्शन है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, लिंक करनी है ना दो साइकिल होती है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है और जो कर्व साइकिल है, इसको लिंक करती है रिएक्शन, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। लिंक प्रोड्यूस करती है बीच में, ये जोड़ो, ब्रिज बनाती है दोनों रिएक्शन। ये रिएक्शन ना हो तो रिएक्शन हो ही ना, ये वो ब्रिज बना रही है बीच में। इसमें यहाँ से भी एक एनएडीएच निकलता है, फिर आती है कर्व साइकिल। ये है खतरनाक चीज, इसमें से एटीपी भी निकलेगा, एनएडीएच भी निकलेगा और एफएडीएच भी। ये सब निकल गए, बन गए साइकिल से, सब निकल गए। ठीक है, अब ये एक जगह पे जाके इकट्ठा होंगे, वहां पे जाके इकट्ठा होके फिर वो जो एनर्जी बननी है ना, वो बनेगी अपनी। तो वो कहाँ जाएंगे बता, ये एटीपी, ये एनएडीएच,
सब जाएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां पे एक चेन रिएक्शन चलेगी जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसका एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो एटीपी बनता है। जो एटीपी है मतलब एटीपी जो जनरेट करके देती है अपने को, एंड प्रोडक्ट वाटर होता है। ठीक है, यहाँ चलेगी अपनी ईटीएस। तो ये मैंने आपको पूरा स्केलेटन में बता दिया कि इस चैप्टर में कैसे चलता है पूरा प्रोसेस। जो स्केलेटन है वो क्या है इस प्रोसेस। तो अपन अब बात करने वाले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वर्ड में अपना मीनिंग छिपा हुआ है। चीज बोल देता हूँ, वर्ड अपना मतलब कुछ समझा रहा है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। ग्लूकोज का टूटना, हिंदी में बोले तो शुद्ध हिंदी में ग्लूकोज का टूटना इज इक्वल टू ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अभी जो प्रोसेस होती है होती कहाँ, पता क्या है इस प्रोसेस का? इट हैपेंस साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होती है प्रोसेस। ठीक है, दूसरी बात, ये साइकिल को एक और नाम से बोलते हैं अपन ईएमपी पाथवे। अब वो कैसे ईएमपी पढ़ा ये बता। तीन बंदे थे, एम्बन, मेयरहॉफ और परानास। एम्बेडन भैया का एम, मायरॉफ भैया का एम और परानास भैया का पी। ईएमपी पाथवे, यहां से इसका नाम पड़ा ईएमपी पाथवे। अब दूसरी बात आती है, मैंने जैसे बोला था इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये हर सेल में होगी, हर लिविंग सेल में होगी है। चौथी बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन दे रहे हो तो बढ़िया, नहीं दे रहे हो तो बढ़िया, मैं तो चलूंगी। तुम मुझे ऑक्सीजन दो जब भी मैं चल लूंगी, ऑक्सीजन मत दो तब भी मैं चलूंगी, मैं तो चलूंगी। अब ये प्रोसेस का इंट्रो हो गया। अब एक चीज और आती है सामने इस इंट्रो के बाद, एक ग्लूकोज आया कहां से? इससे आया होगा ना, ऐसे हवा में तो बन के नहीं आ गया होगा बॉडी में किसी कि भाई हाँ ग्लूकोज आ जाओ, भाई ब्रेकडाउन होगा तुम्हारा, आ जाओ लाइन में लगो। तो अपन ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है
ग्लूकोज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बनता है अपना सुक्रोज, जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। उसमें एक इन्वर्टेज नाम का एंजाइम आता है, वो उस सुक्रोज को तोड़ता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, तो वहीं से वो ग्लूकोज आता है। और दूसरा एक और सोर्स होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब वो स्टार्च जो होता है ना, उसको भी तोड़ते हैं, उसमें से भी ग्लूकोज निकालते हैं और उसको पाथवे में डालते हैं और ऐसे अपना ग्लूकोज आता है इसके लिए साइकिल के लिए। आप अपने कुर्सियों की पेटी बांध लो, अब चालू होने वाला है खतरनाक खेल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस की पूरी बात। तो भाई सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज आता है, ये कन्वर्ट होता है अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कैसे हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, हवा में तो हो नहीं रहा, तो इसमें एक एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज का। क्या होता है, जो अपना ग्लूकोज होता है ना, उसमें एक कार्बन का जो चेन होती है ना, वो खाली पड़ी रहती है छठे नंबर की, ठीक है। और यहाँ पे अपनी एटीपी आएगी, एटीपी आई, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका मैंने बोला छठा कार्बन जो होता है खाली होता है, ठीक है। अब उस छठे कार्बन में जाके जो ये एटीपी ड्यूटी है ना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट छठे कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगी और जो कंपाउंड बनेगा वो आपके सामने है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, कंपाउंड अपना आप ही बता रहा है मैं क्या चीज हूं। और इस प्रोसेस को जो करता है उसको बोलते हैं अपन हेक्सोकाइनेज एंजाइम। फिर अगली प्रोसेस हुई भाई, रुकनी तो है नहीं प्रोसेस, मल्टीपल स्टेप है, तो दूसरी प्रोसेस हुई अपनी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या हुआ, ग्लूकोज बेचारा, उसके पास एक ही हाथ, एक ही वो है खाली चेन, इस पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए, स्टेबल होने के लिए दोनों में चाहिए होती है बराबर, तो बस फ्रक्टोज जो होता है अपना, उसमें दो जगह कार्बन की जो चेन होती है ना खाली पड़ी रहती है, पहले नंबर पे और छठे नंबर पे। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज। अब क्या हुआ आगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, अब एक खाली चेन पड़ी हुई है पहले नंबर पे, अब वहां पे भी जाके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, तो मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता कहां से, एटीपी के टूटने से, मतलब यहाँ पे भी एटीपी लगेगी, तो एटीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज का जो पहला कार्बन खाली पड़ा है वहां पे जाके बैठ जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ना, दो हिस्सों में टूटेगा। अब ये इसको प्रोसेस कराने वाला एंजाइम उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। और इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, पता है ये क्या स्टेप है, लिमिटिंग स्टेप, स्टेप लिमिटिंग स्टेप है। मतलब ये प्रोसेस की जो स्टेप है ना, ये चेक पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं, सिर्फ नाके लगे रहते हैं पुलिस थानों के, ऐसे नाका है एक तरह का। यदि इधर कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो ये प्रोसेस रुक जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, प्रोसेस में उल्टा सीधा कुछ भी हो जाएगा, तो ये एक तरह कंट्रोल पॉइंट है।
क्यों है? अब इसमें क्या हुआ, कभी यदि एटीपी ज्यादा बन के लग गई यहाँ पे, तो ये जो एंजाइम है ना इनहिबिटरी इफेक्ट देने लग जाएगी वो एटीपी के ऊपर, और यदि इसको ठीक करना है, रिवर्स करना है, तो फिर अपने को यहाँ पे एडीपी डालना पड़ेगा, एडोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये सॉरी एडीपी एएमपी मोनोफॉस्फेट, एडोसिन मोनोफॉस्फेट, वो आएगी, वो इसको रीएक्टिवेट करेगी, ठीक है। ये थोड़ा बड़े लेवल की बात ही है, इतने उसमें में नहीं आता है, फिर ना आगे बात करते हैं। फ्रक्टोज 1 बिस्किट है, ठीक है, एक रोटी है, उसके मैं 2 हिस्से करूंगा, ये देखो, एक हिस्सा हुआ DH डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, और एक हिस्सा मैंने किया PGL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब ये क्या था भाई, स्टार्टिंग से चीज बताऊं मैं तुमको, एक मॉलिक्यूल था ये 6 कार्बन का, जिसमें कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं थी, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, इसके अंदर इतनी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, इसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या आइटम है, ये है एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन का, इसके अंदर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। मैंने इसको बोला ना एक रोटी के 2 हिस्से करूंगा, तो एक रोटी के 2 हिस्से हुए, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, पर अब ये जो मॉलिक्यूल हुआ ये 3 कार्बन का हो गया, और ये वाला मॉलिक्यूल भी 3 कार्बन, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बराबर बटेगी, इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अब क्या होता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने को एक काम करना होता है, इस कंपाउंड को इसमें बदलना पड़ता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वाले पार्ट में, इसमें अपना एंजाइम जो आता है, जो एंजाइम को अपन बोलते हैं आइसोमेरिक्स, और इधर जो एंजाइम था ना जो इसमें से इनको दोनों में तोड़ रहा था, वो था अपना एल्डोरेज, ठीक है। फिर जो अपना अगली प्रोसेस होगी, जो अपनी प्रोसेस होगी, अब अगला क्वेश्चन क्रिएट होने वाला है, थोड़ा सा हाई लेवल का सीन है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही।